हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए आने वाले ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखकर और पढ़ते चलिए ध्यान से, ताकि आप लोगों को दोबारा वीडियो को देखने और पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। एक ही बार में सारे वीडियो को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए सारे क्वेश्चन। और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से क्या कहता है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो राइट आंसर होगा राजगिरा। क्या होगा? राजगिरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। राजगिरा अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उद्दीन ने मगध की राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। राजगिरा का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध की साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगिरी 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है। तो यह हमारा चंपारण में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 और उसके बाद 231 ईस्वी पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो राइट आंसर होगा अशोक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक के शिलालेखों 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो यह हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देवनाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री क्रमशः महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आरआरबी के लिए खासकर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। तो राइट आंसर होगा गिरनार। क्या होगा? गिरनार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ में स्थित पहाड़ियों हैं। गिरनार की पहाड़ियां से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, सतरुंजी और घेलो नदियां बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, इसका फुल डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। लगभग 261 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेखों आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो राइट आंसर होगा प्राकृतिक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियाँ खरोष्टी, अरमेइक तथा यूनानी हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान को केंद्र माना जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सुवर्णगिरी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? यूनानी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? यूनानी। तो अब हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित देशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से उसने 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत आरा, कोसिया, कंधार, पेरोपानिसी, सराई, काबुल, एरिया, हेरात और जेड्रोसिया मकरान तट मिले। और उसके बाद दोस्तों तथा सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिससे इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। तो राइट आंसर क्या होगा? बलुआ पत्थर से बना था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो राइट आंसर होगा सिंधु। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के लिए वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडेस्पेज या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सांची स्तूप। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3वीं सदी ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गाँव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो राइट आंसर होगा मौर्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धामेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईस्वी पूर्व में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो यह हमारा सारनाथ में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो राइट आंसर होगा अशोक के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तृतीय बौद्ध परिषद संगीति का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया था। इसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस्स द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करने, बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इससे धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संप्रदायित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधर्म पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटकों तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास के उसके शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा कौन सा कथन गलत है? तो बैरम खां उनकी सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। यही कथन हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कीर्ति इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था तथा उसने जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए, जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब नेक्स्ट पे क्या है? अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? तो वे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। सम्राट अशोक वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उत्तरापथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरापथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। मौर्य काल में इस सड़क का उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और तामिरपुत्र के शहरों को जोड़ता था। अब थोड़ा सा इसमें मुगल काल के बारे में पढ़ लेते हैं। मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग में ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा
नए सिरे से पुनर्निर्मित करवाया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क-ए-आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया था। इसके मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे का पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। ठीक है। अब अंग्रेजों काल में 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच कर रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए? तो ये हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच कर रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जिनके गुरु विष्णुगुप्त थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, अन्य नाम चाणक्य व कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पूरे भारत का एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा राजगीर। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। उदयन 761 में 445 ईस्वी पूर्व अपने पिता अजातशत्रु हर्यक वंश की हत्या करके मगध का शासक बना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र राजधानी बने। यह जैन धर्मावलंबी शासक था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो राइट आंसर होगा हमारा इंडिका ने। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। हास्यचरित यानी बाणभट्ट, मल्लिका गिम्नमित्रम यह कालिदास की पुस्तक है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर होगा ब्राह्मी में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अभी तक अशोक ने कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि एवं तक्षशिला एवं लघुमान के अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो राइट आंसर होगा कौटिल्य। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। अब इसका फुल डेफिनेशन, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र आदि के महान ग्रंथ हैं। इसी पुस्तक के कौटिल्य में मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध ही भी मौर्य काल से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को
दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इस धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो महेंद्र एवं संघमित्रा थे। ठीक है, और महेंद्र एवं संघमित्रा। अब इसमें हम फुल डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सके। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक के नाम देवनागरी। उनका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जो है धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की है? तो राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें हम इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ लेते हैं। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों का अपना लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा 261 BC। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहास के कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजय हुई। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो किसमें? तो ये 13वें में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अशोक के 13वें शिलालेख में से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो ये कौन था? तो बिंदुसार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 से ईस्वी पूर्व 273 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अभिमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया और बौद्ध धर्म तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
सारे दोस्तों आरआरबी से क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंतित का राज्यपाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो यह हमारे बिंदुसार के थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर, पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो राइट आंसर होगा 14। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सम्राट अशोक 14 शिलालेखों उत्कीर्ण करवाए ताकि लोगों उसके अनुसार आचरण कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह हमारे मौर्य वंश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो यह हमारे मौर्य वंश के थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो यह हमारे मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य था विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईस्वी पूर्व के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासनिक उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो उसका संबंध यूनान से था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक अपने राज्यकाल में 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल को 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो ये हमारा शुंग वंश ने समाप्त किया था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक चला। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। और दोस्तों मैं रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2018 का करा रहा हूँ, आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।